हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पे। और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसी के साथ अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर है भारत का इतिहास। देखो, भारत का इतिहास जो है वो पढ़ने से पहले अपन इसका कालक्रम जो है, यानी भारतीय हिस्ट्री का काल निर्धारण किया गया है पढ़ने को और सुलभ बनाने के लिए, कि भारतीय इतिहास को अपन किस बेस पर अच्छे से समझ सकें। तो इसके बेस पे भारतीय इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा है प्राग ऐतिहासिक काल और थर्ड है ऐतिहासिक काल। देखो, तीनों का निर्धारण अपन लिपि के बेस पे मान सकते हैं। लिपि का ये है कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें लिपि का प्रचलन नहीं था, यानी लिपि लोग जानते नहीं थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ना ही पढ़ने लिखने के बारे में जानते थे। सेकंड काल है प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में लिपि का प्रचलन तो हो गया था, ये लोग लिपि जानते भी थे, लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अपने इतिहासकार या अभी जो अनुसंधान करता है वो इस लिपि को पढ़ नहीं पाए गए हैं। थर्ड है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि का पठन भी हो गया था, प्रचलन भी था, और इस लिपि के बेस पे ही पूरी हिस्ट्री का, जो अभी ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री है, उसका खाका खींचा गया है। ठीक है, तो पहला है आदि ऐतिहासिक काल। देखो, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जो पृथ्वी पे मानव उत्पत्ति से लेके 3000 ईस्वी पूर्वी तक का जो काल है वो आदि ऐतिहासिक काल में आता है। और इस काल का जो इतिहास है उसका आकलन जो है अपन पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, जिनमें इनके औजार थे जो काम करते थे, खेती के लिए काम में लेते थे, शिकार के लिए काम में लेते थे, या किसी भी काम के लिए जो औजार काम करते थे, उस औजार के बेस पे, जिन ये गुफाओं में रहते थे उन गुफाओं के बेस पे, और इनके जो मृद भांड थे, यानी जो बर्तन थे इनके खाने पीने के, पत्थर के, मिट्टी के, वो जो बर्तन थे उस बर्तन के बेस पे ही पूरा इतिहास का आकलन किया गया है। इस काल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। आद्य शेष काल भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो काल है वो पूरा पाषाणिक काल है, जो अज्ञात से 8000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मतलब अज्ञात का यह है कि ये 40 लाख के आसपास का जो साल है वहां से लेके 8000 ईस्वी तक पूरा पाषाण काल माना जाता है। पूरा पाषाण काल में जब मानव उत्पन्न होता है और उससे 8000 काल तक, यानी इस काल में मानव को स्थायी जीवन का कोई अनुभव नहीं था, कृषि का नॉलेज नहीं था, पशुपालन का नॉलेज नहीं था। तो ये क्या, इस काल का मानव अस्थायी रूप से जंगलों में रहता था और मांस भक्षण, जानवरों को मारना, उनको खाना, पेड़ पत्तियां वो खाना, फल फ्रूट वगैरह खाना, ये सब खा के अपना गुजारा करता था और खाद्य पदार्थ की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। इस काल को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, 40 लाख से 8000 ईस्वी पूर्वी तक का काल काफी लंबा काल हो जाता है, तो इस काल को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और थर्ड है उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल वो काल है, उस काल में पूरा पाषाण काल की तुलना में इनके औजार थे वो सुंदर, सुडौल और हल्के हो गए थे। इनको कृषि का भी ज्ञान हो गया था, पशुपालन का भी ज्ञान हो गया था। अब आते हैं थर्ड काल पे, ये है नवपाषाण काल। देखो, नवपाषाण काल वो काल है जिस काल में इन दोनों काल की तुलना में हथियार जो थे इनके बिल्कुल हल्के हो गए थे, और कृषि में उच्च तकनीकों का काम आना चालू हो गया था, पशुपालन भी बहुत उच्च स्तर पर होने लग गया था। दूसरा, अपन इस काल को धातु काल से भी अटैच कर सकते हैं, यानी इस काल में मानव जाति को धातुओं का नॉलेज भी हो गया था, और सर्वप्रथम तांबे की खोज की गई थी। तांबे का नॉलेज जो है मानव जाति को हुआ था। क्लियर। अब देखो, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया 3000 ईस्वी पूर्वी तक। फिर उसके बाद में आते हैं अपन प्राग ऐतिहासिक काल पे। प्राग ऐतिहासिक काल मानव प्रजाति के प्रसार को प्रदर्शित करता है कि इस काल में मानव का जो विकास था वो काफी हद तक उच्च स्तरीय हो गया था। इस काल को दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखो, लिपि का ध्यान रखो, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिली है जिसके 400 वर्ण जो है ना, वर्ड हैं, वो निश्चित किए गए, लेकिन अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है, अभी तक पढ़ी नहीं
गई है। सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया की बेहतरीन सभ्यता थी। देखो 5000 साल पहले भारत की इतनी बेहतरीन सभ्यता, जिसमें साफ सफाई का इतना ज्ञान हो, दुर्ग निर्माण हो, भवन निर्माण हो, पक्की ईंटों से भवन का निर्माण हो, बड़े बड़े स्नानागार हो, बंदरगाह मिले हैं। तो देखो ऐसी अच्छी सभ्यता, इतनी बेहतरीन सभ्यता जिनमें लोगों को इतना अच्छा हर चीज़ का नॉलेज हो। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस सभ्यता का जो काम था वो था सफाई का। इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, ये सारी सभ्यताएं आती हैं। यानी इस काल तक अपन 2500 से 1500 ईस्वी का जो काल है, इसमें इन सभ्यताएं हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल जो है अपन वैदिक सभ्यता के काल के नाम से जाना जाता है, और इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो वैदिक सभ्यता कब चालू होती है? जब भारत में आर्यों का आवागमन होता है पश्चिमी उत्तरी भारत में, उस काल को अपन वैदिक सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। और इस सभ्यता को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक वो काल है जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद का जो निर्माण था वो पहले हो चुका था। तो ऋग्वेद का काल जो था, उस काल को अपन 1500 से 1000 ईस्वी तक को खींच लेते हैं। उसके बाद में जो दूसरा काल आता है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्य, वेदांग, काफ़ी और अपने को साक्ष्य मिल जाते हैं, जिनके बेस पे अपन इस काल को निर्धारित करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है अपना ऐतिहासिक काल। देखो सबसे इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक काल ही आता है। ऐतिहासिक काल को भी सुविधा के अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक कालीन भारत। देखो ये डिवाइडेशन जो है ना, वो इस सुलभता के लिए किया गया कि विद्यार्थी जब पढ़ेगा ना तो इसको इजी वे में आसानी से हर कॉन्सेप्ट जो समझ में आ जाएगा, इसलिए इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला डिवाइडेशन है प्राचीन कालीन भारत। ये इसका काल जो है वो 600 से 712 ईस्वी तक है। ये ईसा पूर्व और ईस्वी दो, देखो 2 चीज़ें अलग अलग हैं, अपन यहाँ मान लेते हैं। ये ईसा से जन्म से पूर्व के जो ईयर होते हैं वो माइनस में चलेंगे। ईसा पूर्व यानी ये 1 2 3 4 ऐसे ईस्वा के पूर्व, वो घटते हुए चलेंगे 600 500 400 300 200 ऐसे, और ये बढ़ते हुए चलेंगे 100 200 300 400 500। ईस्वी बढ़ेगी और ईसा पूर्व घटेगी, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, अब देखो प्राचीन कालीन भारत में अपन शुरुआत करते हैं महाजनपद काल से। यानी प्राचीन कालीन भारत तो शुरू से ही हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल पे, लेकिन जो ऐतिहासिक काल का डिवाइडेशन है वो शुरू होता है महाजनपद काल से। यानी महाजनपद काल जब था तब भारत में साम्राज्य निर्माण के कुछ अंश दिखलाई पड़ने चालू हो जाते हैं। इस काल में 16 जनपद थे, यानी 16 राज्य थे। 16 राज्य थे जहाँ पे 16 राज्यों का शासन होता था और 10 गणराज्य थे। देखो ये 16 जनपद जो थे ना, उत्तरी पश्चिमी से लेके दक्षिणी भाग तक थे। जहाँ उत्तरी पश्चिमी में गांधार, कंबोज थे, वहीं दक्षिणी भाग में अस्मक जैसे शक्तिशाली साम्राज्य थे। और मध्यकालीन भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत में भी काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, अवंती जैसे शक्तिशाली साम्राज्य मौजूद थे। अब देखो इनमें से शक्ति का केंद्र पर्टिकुलर एक नहीं था, बस मोस्टली जैसे काशी को मान सकते हैं अपन, अवंती को मान सकते हैं, वत्स को मान सकते हैं, ये शक्ति के केंद्र थे। लेकिन इस काल के बाद में जो नया काल आता है वो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में क्या होता है, मगध साम्राज्य के राजा ने शक्ति का केंद्र जो है वो मगध साम्राज्य के बेस पे कर लेता है। मतलब जब धातु युग चालू हो जाता है, लोहे का ज्ञान हो जाता है, कृषि चालू हो जाती है, तो अधिशेष होना शुरू हो जाता है। अधिशेष मतलब जो अपन खाते हैं के बाद में अपने पास बच जाता है वो अधिशेष होता है। तो अधिशेष होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो नगरीय सभ्यता बढ़ेगी, जो साम्राज्य होगा उसकी शक्ति बढ़ेगी, उसकी संपन्नता बढ़ेगी, उसकी सेना मजबूत हो जाएगी। तो मगध साम्राज्य ने अपनी सेना को मजबूत करके शक्ति का केंद्र मगध पे बेस कर लिया, जहाँ पे सबसे पहले हर्यक वंश का प्रचलन होता है। हर्यक वंश के बाद में
शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश आता है, और इन तीन वंश का काल जो है वो 600 से 300 ईसा पूर्व आता है। इन तीन वंश के राजाओं ने, जो अंतिम राजा थे नंद वंश, उनके जो वंश की स्थापना करने वाले महापद्म नंद थे, उन्होंने तो संपूर्ण भारत तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत बच गया, मोस्टली भारत को जीत कर एक छत्र में ले आया था। इसके बाद में, इसके अंत में मौर्य जो नंद वंश था, उसके अंत में जब घनानंद का शासन था तो विदेशी शक्तियों का भी आक्रमण चालू हो गया था। उसी टाइम पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण पश्चिमी उत्तरी भारत में हुआ था, व्यास नदी तक। व्यास नदी तक नंद वंश का शासक था। नंद वंश के बाद में वो व्यास की सेना मजबूत देके व्यास नदी से ही सिकंदर वापस चला जाता है। अब देखो, जो पश्चिमी उत्तर भारत था वहाँ पे अव्यवस्था फैली हुई थी। तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना का पहला चरण वहीं से चालू करता है। पश्चिमी उत्तर जो भाग था, वहाँ के जो असंगठित राज्य थे वहाँ को जीत कर चंद्रगुप्त ने मगध पे आक्रमण किया और मगध पे कब्जा कर लिया। उसके बाद में मगध साम्राज्य की शक्ति के बेस पे उन्होंने संपूर्ण भारत को जीत लिया। मौर्य साम्राज्य ने बहुत बड़े बड़े राजा दिए अपने को। चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, अशोक, सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता, जिन्होंने संपूर्ण भारत को जीत लिया था। अब देखो, इसी की पैरेलल में दक्षिणी भारत में, जो भारत का दक्षिणी छोर है, वहाँ पे भी तीन राज्य दो थे, चेर, पांड्य, चोल, इनका शासन चल रहा होता है। और संगम काल जो है वो भी अपने दक्षिणी भारत का बेहतरीन काल होता है। इसके बाद में 184 से 313 तक अपन मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में मोस्टली पढ़ेंगे। देखो, मौर्य काल का जब मौर्यों का जब पतन हो जाता है तो सातवाहन आ जाते हैं। सातवाहन के बाद में और स्थानीय शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। उसी वक्त भारत पे विदेशी शक्तियों का भी आक्रमण होना चालू हो जाता है। विदेशी शक्तियों में क्या होता है, सबसे पहले हिंदी यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पार्थियन आते हैं, और फिर कुषाण वंश आते हैं, जिनके शासक कनिष्क, जिन्होंने बौद्ध धर्म को ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। तो मौर्योत्तर काल में विदेशी जो शक्तियों के आक्रमण हैं उन पे अपन ज़्यादा बेस होता है और उन पे अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद में देखो, अव्यवस्था फैल जाती है 313 तक की। 313 तक कुषाण काल तक का शासन होता है। उससे पहले भी जो उनका पतन है वो चालू हो जाता है। उसी वक्त गुप्त साम्राज्य का उदय होता है, जो अपन पढ़ेंगे 319 से 550 तक। पूरी भारतीय शक्ति का केंद्र गुप्त साम्राज्य पे हो जाता है। गुप्त साम्राज्य के बड़े बड़े महाराजाओं, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त जैसे शक्तिशाली राजाओं ने भारत को एक सूत्र में पिरोया। अब देखो, इस गुप्त वंश को अपन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग कैसे कहते हैं? देखो, सांस्कृतिक संपन्नता, स्थापत्य कला है, शिक्षा का है, और जनता की जो सुख संपन्नता वो भी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ न्याय अच्छे से होते थे, कठिन न्याय नहीं होते थे, और अपराध बिल्कुल जीरो के लेवल के हो गए थे, और राजा की सेना शक्तिशाली होती है। हर आदमी स्वतंत्रता के साथ में जी रहा होता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा क्षेत्र में नए नए अनुसंधान, साहित्य क्षेत्र में बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स, कालिदास की 7-8 बुक्स लिखी गई थी। तो इस काल को अपन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। जैसे ही मौर्यों का पतन होता है, गुप्तों का पतन होता है, वो 550 के आसपास आएंगे। उससे बाद में 600 ईस्वी तक का काल जो है वो एक अंधकारमय काल आ जाता है। उसके बाद में हर्षवर्धन का उदय होता है, जिसके पिताजी प्रभाकर वर्धन, और ये दो भाई होते हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। छोटी बहन होती है राजेश्वरी। इनका काल है 606 से 647। देखो, इनका उदय तो थानेश्वर में होता है, ठीक है, लेकिन इनकी राजधानी कन्नौज में होता है, क्योंकि राजेश्वरी का विवाह जो है ना कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा के साथ में होता है, और उनकी मृत्यु के बाद में ये राजधानी परिवर्तन करके कन्नौज में ले आते हैं। तो शक्ति का केंद्र देखो पहले कहाँ था, पाटलिपुत्र मगध में, और इस काल में आके कहाँ हो गया, कन्नौज में हो गया है, ठीक है। हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत को, पूर्वी भारत को और पश्चिमी उत्तर भारत को, संपूर्ण भारत को विजित कर लिया था। और जहाँ तक अपन कह सकें तो ये अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने भारत के इतने बड़े हिस्से को विजित करके एक सूत्र में पिरोया। अब जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, उसके बाद का काल जो है वो
जो है वो पतन का, स्थानीय शक्तियों का जो स्वतंत्रता घोषणा होती है उस काल का हो जाता है। यानी जब भी कोई बड़ा साम्राज्य विघटित होता है तो स्थानीय जो राजा होते हैं, उनके सामंत होते हैं, वो अपन को शक्तिशाली करके स्वतंत्र कर लेते हैं और अपना खुद का साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट काल आता है वो मध्यकालीन भारत आता है। मध्यकालीन भारत हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में ही चालू हो जाता है, लेकिन इसका डिवाइडेशन जो है ना वो 712 से 1707 ईस्वी तक होता है। देखो 712 में प्रथम अरब आक्रमण हुआ था भारत पे मोहम्मद बिन कासिम का। तब से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक का जो काल है वो मध्यकालीन भारत कहलाता है। अब इस मध्यकालीन भारत को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। देखो पूर्व मध्यकाल तक जो है ना विदेशी शक्तियों का आक्रमण कम होता है, भारी आक्रांताओं का आक्रमण नहीं हो रहा है। द्वितीय जो उत्तर मध्यकाल है उसमें विदेशी शक्तियों का आवागमन हो जाता है। तो पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत, देखो इस टाइम पे भारत में शक्ति के केंद्र तीन हो जाते हैं। देखो संपूर्ण भारत एक छत्र के नीचे नहीं आया। हर्षवर्धन के बाद में मुगल काल में जाके ही भारत एक छत्र के नीचे आया था। इस काल के बीच में स्थानीय शक्तियां हावी रहती हैं। उत्तर भारत में राजपूत होते हैं, पाल वंश जो पूर्वी भारत में होते हैं, और गुज्जर प्रतिहार जो पश्चिमी उत्तर भारत में शासन करते हैं। देखो गुज्जर प्रतिहार वंश ऐसी शासक शक्ति थी जिन्होंने 150 साल तक अरबों को पश्चिमी उत्तर भारत तक ही रोक के रखा, भारत में एंट्री नहीं होने दी। उन्होंने हर बार उनको पटकनी दी और भारत में आने से रोका। अब दक्कन का जो क्षेत्र था वो विंध्य शक्ति से लेके, विंध्य जो पर्वत श्रृंखला थी उससे लेके कृष्णा नदी का बीच का क्षेत्र था वो दक्कन क्षेत्र होता था। इसमें चालुक्य जो थे, पल्लव राष्ट्रकूट, इन्होंने भी बेहतरीन प्रशासक राजा जो भारत को दिए। स्थापत्य कला में, साहित्य में भी अच्छा इनका विकास हुआ। और थर्ड है दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में देखो चेर, पांड्य, चोल, शाही, ये तीन वंश का शासक था। और देखो चोल वंश जो थे, चोल वंश ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने श्रीलंका, सुमात्रा, जावा तक के जो क्षेत्र थे उन तक को जीत लिया था। अब उसके बाद में अपन पढ़ते हैं उत्तर मध्यकाल। देखो उत्तर मध्यकाल जो क्षेत्र है, जो मध्यकाल के दो भाग डिवाइडेशन होता है उसमें उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का पहला उत्तर भारत। देखो उत्तर भारत में शक्ति का केंद्र विदेशी आक्रांताएं हो जाती हैं। सबसे पहले चौहान वंश का शासक होता। देखो इससे पहले भी जब 1001 से लेके 1027 तक मोहम्मद गजनवी के आक्रमण होते हैं, जो पहला तुर्की आक्रमण माना जाता है। अरबी मोहम्मद बिन कासिम था और तुर्की मोहम्मद गजनवी था, तो गजनी का शासक था। इसने भी भारत पे कहा जाता है कि 27 बार आक्रमण किए थे और 27 बार भारत की लूट की थी और लूटपाट करके वापस चला जाता था। लेकिन इसने स्थायी शक्ति का प्रचलन नहीं किया था, स्थापना नहीं की, यहाँ पे शासन स्थापना नहीं की, लूट की और वापस चला गया। उसके बाद में चौहान वंश हावी हो जाते हैं और दिल्ली पे चौहान वंश का शासक हो जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान का शासन होता है तब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। गोरी 1191 में पहला तराइन का युद्ध होता है। 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध में चौहान वंश को हरा के संतलत काल की स्थापना कर देता है। अब संतलत काल में देखो ऐबक वंश आ जाता है, खिलजी वंश आ जाता है, जो तुर्की आक्रमणकारी होते हैं उनका वंश आता है, अफगान वंश आ जाता है। अब इन वंश को पराजित करके अंतिम इब्राहिम लोदी था, उसको 1526 में हराकर बाबर जो है उसने मुगल वंश की स्थापना कर देती है। ठीक है, तो अपन 1526 से लेके 1727 तक मुगल काल पढ़ेंगे। इसी के पैरेलल में दक्षिणी भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य चल रहा होता है। देखो भारत का अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन साम्राज्य था, बेहतरीन राज्य था, वो था विजयनगर, जो हर तरीके से भारत का स्वर्ण युग का काल कहा जा सकता है। इसी के पड़ोस में बहमनी साम्राज्य चल रहा था। और नीचे चलेंगे अपन दक्षिण की ओर, तो चेर जो थे वो केरल क्षेत्र में थे, देवगिरी के यादव थे, काकतीय थे, होलसेल वंशों का शासक था। अब ये हो गया मध्यकाल। देखो 1707 तक अपन मध्यकाल मानते हैं। उसके बाद में काल हो जाता है आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत का डिवाइडेशन अपन कब मानते हैं? जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगल काल का पतन शुरू हो जाता है, तब से आधुनिक भारत का
काल जो है वो माना जाता है। उसको अपन 1707 से 1964 तक पढ़ेंगे। देखो जब मुगल काल का पतन होता है उसके बाद में देखो पहले पढ़ेंगे अपन विदेशी शक्तियों का आगमन होता है, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं, फिर डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रेंच आते हैं। उसी के साथ में पैरेलल में एक क्रिया और चल रही होती है, उसमें जो मुगलों का पतन हो रहा है उस टाइम पे ये चार शक्तियां रह जाती है, उनके उत्तराधिकारी राज्य हो जाते हैं जिन पे उनका प्रमुख शासन होता है। बंगाल है, अवध है, हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, अब अंग्रेजों को इनको हराने के लिए इन पे जीत सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो इनको हराने के बाद में अंग्रेज पहले देखो कर्नाटक को हराते हैं, फिर बंगाल को हराते हैं, मैसूर को हराते हैं, फिर मराठों को हराते हैं, फिर पंजाब का अधिग्रहण कर लेते। देखो इनमें अपन 3 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला, अंग्रेजों की सबसे जो प्रमुख जीत थी, भारत पर विजय की शुरुआत हुई थी, वो बंगाल से करते हैं। 1757 में पलासी और 1764 में बक्सर का युद्ध। उसके पैरेलल में आगे चलते हैं ये लोग, 1799 में मैसूर का अधिग्रहण कर लेते हैं, जिसका राजा तो था पहले हैदर अली था, फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अपनी स्वतंत्रता कायम रखी, लेकिन 1799 में उसको भी अधिग्रहित कर लेते हैं। फिर है मराठा संघ। देखो मुगलों के बाद में अगर कोई साम्राज्य, कोई संघ था या कोई शक्ति थी तो वो उस वैक्यूम को भर सकती थी भारत को एक करने में और भारत पे शासन करने में, वो थी मराठा संघ। लेकिन इनकी आपसी फूट ने भारत को तहस नहस कर दिया, स्थानीय छोटी छोटी शक्तियों में बांट दिया और अंग्रेजों ने इस चीज़ का फायदा उठा के भारत को अधिकृत कर लिया। जो व्यापारिक आए थे लेकिन उन्होंने राजनीतिक शक्ति प्रसार चालू कर दी। और अंतिम है पंजाब का अधिग्रहण। देखो सबसे शक्तिशाली उस टाइम पे माना जा सकता है, ये कहा जाता है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना जो थी वो पंजाब की थी, पहली अंग्रेजों की थी, ये यूरोपियनों द्वारा प्रशिक्षित थी। ठीक है, अब देखो यहाँ तक अपन पढ़ लेंगे कि कैसे भारत पे अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक अस्तित्व कायम किया। उसके बाद में इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो क्रियाकलाप थे उसमें इंटरफेयर चालू कर दिया। इस काल तक ये पढ़ लेंगे अपन। फिर भारत में राष्ट्रीय जागरण कब होगा? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उससे पहले भी राजनीतिक संस्थाएं बनना चालू हो जाती हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय जागरण का काल होता है। अब जागरण के बाद में कांग्रेस की जो महत्वता है वो बढ़ने लग जाती है। 1905 तक उदारवादी दल रहते हैं, फिर 1905 के बाद में गरम दल है उनकी एंट्री हो जाती है, क्रांतिकारियों की एंट्री हो जाती है और 1917 तक गांधी जी की एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो ये 1947 तक का अपन काल पढ़ लेंगे। यहाँ तक 1947 में भारत आज़ाद होता है। 47 के बाद में भी 2-3 चीज़ें हैं जिन पे अपन डिस्कस करना जरूर चाहेंगे। पहला, उसकी तत्कालीन समस्याएं क्या थी जब भारत आज़ाद होता है, तो क्या क्या समस्याएं हैं। भारत की आज़ादी की समस्याएं जैसे बंटवारे का टाइम हो गया है, आर्थिक समस्याएं हैं, राज्यों का आपसी कैसे उनको राज्य बनाए जाएं, स्थापित किए जाएं, भाषा के हिसाब से बनाया जाए या क्षेत्र के हिसाब से बनाया जाए या जाति के हिसाब से बनाए, ये समस्याएं थी। फिर दूसरी, आर्थिक प्रगति कैसे किया जाए, कारखाने हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, यानी आर्थिक जो प्रगति के साधन से सोर्सेज थे उन पे बेस करना होता है। साथ साथ में शिक्षा का भी बेस ध्यान में रखना होता है। कृषि का प्रसार था, आधुनिक कल कारखानों का था, उद्योगों का था, व्यापार का था, और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है वो विदेश नीति। देखो उस टाइम पे दुनिया जो 2 गुटों में बट गई थी, यूएस और यूएसएसआर की तरफ से। तो भारत को ये डिसाइड करना था कि भाई किधर जाना है। तो उस हालात में भी भारत को अपनी खुद की नीति लागू करनी होती है। नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष की नीति लागू की थी। तो ये अपन पढ़ेंगे 1964 तक, नेहरू के काल तक पढ़ेंगे। तो ये था पूरे भारत का काल निर्धारण, जिसके बेस पे अपन पूरे जो चैप्टर है उसको अपन एक एक टॉपिक वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे पढ़ने में अपने को बहुत अच्छे सुलभता रहेगी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और इसको और अच्छे से समझ आने के लिए आप एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में अच्छे से रिवाइज कर लिएगा।